हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोट इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को पूरा कर दिया गया। काफ़ी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी कि भारत के अंतर्गत जो एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल टैक्स लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने अभी इसी को लेकर के एक बिल को लोकसभा में पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ हट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत और वोडाफोन ग्रुप के बीच में इतने सालों से जो डिस्प्यूट चल रहा है, एक हाई प्रोफाइल केस जिसे माना जाता है, उसका भी मेन कारण रेट्रोस्पेक्टिव केस ही है, जिसके तहत सरकार ने वोडाफोन ग्रुप से मांग की थी कि उसे भारत सरकार को 22,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वोडाफोन ग्रुप ने इसके लिए मना कर दिया था। वोडाफोन ग्रुप उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में पहुंची थी, जहां पे वोडाफोन ग्रुप के पक्ष में ये फैसला आया था। तो यहाँ पे इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है क्या। देखिए, अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि ये टैक्स होता क्या है, तो आप फ्यूचर में आकर के पास्ट में कोई चीज़ हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पे आप अगर टैक्स वसूल रहे हैं तो वो टैक्स क्या कहलाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक विदेशी कंपनी है ABC लिमिटेड, जो कि भारत में आकर के ऑटोमोबाइल का बिजनेस करती है। जब वो भारत में आती है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करती है, तो जो भी कानून होते हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उन सभी को वो फॉलो करती है और उसके बाद ही वो भारत में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। अब एक बार क्या होता है, किसी फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का जो रेवेन्यू है, कार को बेचने से जो उसके पास रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, वो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके पास 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वो कलेक्ट करती है पर्टिकुलर कंपनी। अब यहाँ पे भारत सरकार क्या कहती है कि आपने जो इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उसमें से आपको 50% देना पड़ेगा भारत सरकार को। तो अब यहाँ पे ABC कंपनी लिमिटेड कहती है कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि ऐसा तो कोई कानून है नहीं। जब हम भारत में आकर के बिजनेस कर रहे थे, उस समय तो ऐसा कोई कानून था नहीं। तो भारत सरकार अभी यहाँ पे क्या करती है, जिस कानून की ABC कंपनी लिमिटेड बात कर रही होती है, उस कानून में एक क्लॉज को ऐड कर देती है। ठीक है, अब उस क्लॉज में ये लिखा हुआ रहता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर के 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो क्या करना पड़ेगा कि उसको भारत सरकार को आधा टैक्स देना पड़ेगा। ये इस चीज़ को ऐड कर देती है भारत सरकार। अब यहाँ पे देखिए, ये अमेंडमेंट से बिल्कुल अलग है। अमेंडमेंट में क्या होता है कि अगर किसी कानून के अंतर्गत अमेंडमेंट लाया जाता है, तो जब लाया जाता है अमेंडमेंट, उसके बाद ये लागू होता है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, उसके अमाउंट को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कभी जब कोई बैंक डूबा होगा और उस समय जो लोगों को 1 लाख रुपए मिला होगा, उसको अब 5 लाख रुपए दिया जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई बैंक डूबता है और अब लोगों को 1 लाख रुपए के बदले कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, फ्यूचर में लागू होता है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने इस कानून को ऐड किया, वो सरकार क्या कह रही है कि वो पास्ट में लागू होगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाता है। भारत सरकार ने उस कंपनी को कहा कि आप जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं, उस कानून में तो देखिए ये क्लॉज पहले से ऐड है और आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो देखिए 2007 में क्या हुआ था, वोडाफोन ग्रुप, जो कि एक बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, पूरी दुनिया में टेलीकॉम सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है, इसके द्वारा भारत की हचिसन कंपनी के 67% स्टेक को खरीद लिया जाता है। हचिसन कंपनी कहाँ की है? हांगकांग की एक कंपनी है और जिसका भी पूरी दुनिया में बिजनेस था। तो भारत में जितना बिजनेस था हचिसन का, उसका 67% जो इसका स्टेक है, वो कौन खरीद लेता है? वोडाफोन ग्रुप खरीद लेता है 11 बिलियन डॉलर में। ठीक है, अब यहाँ पे भारत सरकार आ जाती है और भारत सरकार कहती है कि वोडाफोन ग्रुप को ये जो पूरा डील हुआ है, उसके लिए 7,990 करोड़ भारत सरकार को देना पड़ेगा कैपिटल गेंस और विथ होल्डिंग टैक्स के रूप में। अब यहाँ पे कैपिटल गेंस और विथ होल्डिंग टैक्स क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर कोई ज़मीन है, उस ज़मीन को आपने 1 लाख रुपये में खरीदी है, ठीक है, तो क्या उस ज़मीन का दाम 10 साल के बाद 1 लाख रुपये ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस ज़मीन का दाम जो है वो बढ़ेगा, कंडीशन के हिसाब से बढ़ेगा कि आसपास क्या कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर मान लीजिए कि उस ज़मीन के बगल में बैंक बन जाता है या फिर किसी मॉल को खोल दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और 10 साल के बाद जब आप बेचेंगे तो उस ज़मीन को मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये आपको मिलता है। जब आप 1 करोड़ रुपये में बेचते हैं, तो आपने ख़रीदा तो था कितना में? 1 लाख रुपये में, और अब आप बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए में। तो यही क्या कहलाता है? आपका कैपिटल गेन कहलाता है। और सरकार इसके ऊपर टैक्स लेती है, तो वो क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है, आपको सरकार को टैक्स नहीं देना है। ठीक है,
आपको जिसके द्वारा 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा वो क्या करेगा, वो आपको 80 लाख रुपए देगा और वो कहेगा आपको कि 20 लाख रुपए ये टैक्स के रूप में है, मेरे को सरकार को देना पड़ेगा। तो उसके पास जो पैसे हैं वो क्या कहलाएंगे, विथ होल्डिंग टैक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे वोडाफोन ग्रुप को भी सरकार ने कहा कि आपको यहाँ पे 7,990 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वोडाफोन ग्रुप ने यहाँ पे मना कर दिया देने से। उसके बाद सरकार लगातार उससे मांग कर रही थी और ये 7,990 करोड़ आगे चल करके कितना हो जाता है, 22,100 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी ऐड रहता है। अब यहाँ पे वोडाफोन क्या करती है, वोडाफोन कहती है कि हम टैक्स देने के लिए हम टैक्स इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि भारत और नीदरलैंड का एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जो कि 1995 में हुआ था, जिसके तहत अगर कोई नीदरलैंड कंपनी भारत में आकर के अपना बिजनेस करती है तो उस पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे नीदरलैंड की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग नीदरलैंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और इस ट्रीटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, वोडाफोन ग्रुप का ये कहना था कि हमने जो भारत बेस्ड जो हचिसन कंपनी है उसका जो स्टेक खरीदा है वो वोडाफोन यूनिट से नहीं खरीदा जो कि इंडिया में स्थित है, हमने जो नीदरलैंड में वोडाफोन की यूनिट स्थित है वहाँ से हमने खरीदा है। और क्योंकि नीदरलैंड और आपका भारत सरकार का ट्रीटी है कि अगर नीदरलैंड की कोई कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है तो उसको उस पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार इस चीज़ को भी मानने से इनकार कर देती है और भारत सरकार लगातार नोटिस वगैरह भेजती है वोडाफोन को कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये मामला कहा जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, जहाँ पे वोडाफोन ग्रुप को कहा जाता है कि हाँ आपको पैसा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। फिर ये फैसला कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, वोडाफोन ग्रुप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया होता है। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट जो है वोडाफोन ग्रुप के पक्ष में ये फैसला सुनाती है और कहती है कि वोडाफोन ग्रुप को किसी भी तरीके का टैक्स देने का जरूरत नहीं है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ऐसा यहाँ पे कहती है। अब देखिए, भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया, 2012 में जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पावर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक क्लॉज को ऐड कर देता है। वो क्लॉज कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो कि 2012 से पहले भी भारत में आई है और यहाँ के किसी एसेट को खरीदी है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर भारत सरकार वोडाफोन को कहती है कि अब तो आप जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं उसमें भी ये क्लॉज ऐड है, 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये क्लॉज ऐड है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो अब आपको यहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन वोडाफोन ग्रुप के द्वारा जो है इस फैसले को चैलेंज किया जाता है नीदरलैंड की हेग बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2016 में, जहाँ पे सितंबर 2020 में ये फैसला आता है कि वोडाफोन ग्रुप को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा। वोडाफोन ग्रुप के पक्ष में ये फैसला आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम बात करें कि क्या वोडाफोन ग्रुप ही है जिसके ऊपर सिर्फ ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को इम्पोज किया गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वोडाफोन के साथ जो है और दूसरी भी कंपनियां हैं और 16 कंपनियां हैं जिसमें कि केयर एनर्जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी टोटल सरकार 8,100 करोड़ रुपए वसूल चुकी है इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अंतर्गत, जिसमें से सिर्फ 7,900 करोड़ रुपए केयर डिस्प्यूट से मतलब वसूले गए हैं। सिर्फ इस कंपनी से जो है 7,900 रुपये वसूले गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो इस बिल में ये कहा गया है, ये बिल जो है अमेंड करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को और साथ ही में फाइनेंस एक्ट 2012 को, और कहता है कि किसी भी तरीके के टैक्स को इम्पोज नहीं किया जाएगा वैसे कंपनियों पे जिन्होंने भारत का कोई भी एसेट खरीदा है मई 28, 2012 से पहले। देखिए, मई 28, 2012 ये डेट है जब इस कानून को पास कराया गया था पार्लियामेंट से। तो ऐसा यहाँ पे ये बिल कहता है। और साथ ही में ये बिल ये भी दावा करता है कि जो भी कंपनियों से सरकार ने इस टैक्स लॉ के तहत पैसे वसूले हैं उसको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, हालांकि इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो उस कंपनियों को वापस कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इस बिल में जो है दो मुख्य बातें कही गई हैं। अब आपको ये बताना है कि भारत सरकार का ये फैसला कितना सही है और क्या भारत सरकार के इस फैसले से जो भारत सरकार की इमेज खराब हुई थी इंटरनेशनली, क्या वो ठीक हो सकेगी। इन सब के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।